बच्चे अपना जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, लास्ट टाइम हमने कवर किया था, एक बार उसी को वापस से रिपीट कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड अपने को ऑलरेडी पता है क्या, बेंजीन रिंग वाला जो कौन जो हकल्स रूल को ओबे करता है। अब उसके अंदर हम फिनॉल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। अपने को पता है देखो बेंजीन ग्रुप ऐसा है, उसके ऊपर अगर OH लग गया है, यहां पर एक लाइन है अपने पास कि अगर बेंजीन के ऊपर जहां ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट था, वहां पर OH लगने से क्या हुआ, उस OH ने आकर इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं सॉरी, रिंग को एक्टिवेट कर दिया है। अब एक्टिवेशन क्या होती है, रिंग को एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आकर इस पर किसी ऐसी जगह पे अटैक करेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यही होता है। अगर हमारे पास कोई चीज ऐसी लगी है जो किसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेंजीन रिंग के ऊपर घुमाते हुए किसी सर्टेन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ा दे, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस पे आके अटैक करेगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो रिंग एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहां पर जैसे फिनॉल के अंदर OH लगा हुआ है, ये क्या करे, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इधर देगा तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये जो पोजीशन है ये हाईली डेंसर इन नेगेटिव चार्ज हो गई है, जहां इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। ये अनस्टेबल रहेगा, ये यहां आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के इधर आ गया, है ना, ये ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे आ गया, ये पता चला है। और यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा तो ये उठ के इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चा, हमने क्या किया यहां पर, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है जगह जगह, हर बार हमने क्या नोटिस किया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके लिए अटैक करना आसान हो गया कि नहीं। बाय द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओकेजनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होती जा रही है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हुआ तो सारे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, इसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ रिंग। रिंग हमारी हाईली एक्टिवेट हो गई है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए। अब इससे होगा क्या, दिस इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो और पैरा का भी लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि मेटा के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही नहीं हो रही थी यहाँ पे, है ना। तो ये मेनली हमारे पास जो भी रहेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा इन द रिंग, एंड दीज पोजीशंस बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। डन है ये। अब एक पार्ट आता है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है, विद डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर एट 298 केल्विन, फिनॉल यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या होगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास NO2 यहां लग गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर होगा, 55 या 60% के आसपास पैरा वाला होगा, 40% के आसपास ऑर्थो वाला रहेगा। ये क्लियर है। पैरा वाले के अंदर रिपल्सिव फोर्स और कम रहेगी तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर हम एक्सेस ऑफ HNO3 और डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड डाल दें तो ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ये तीनों पोजीशंस पे लग जाएगा, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे। जब तीनों पोजीशंस पे अगर हमारे पास लग गया मान लो NO2, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। और वो कब बनेगा, जब यहाँ पे कंसंट्रेटेड, अगर यहाँ पे डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 में यूज कर लेता तो। पता चला ये, ठीक है। ये आगे रिएक्शन में मिल जाएगा, हम देखेंगे इसको। अब हमारे पास क्या बचा, देखो अब यहां पर एक चीज है, अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के नाइट्रोफिनॉल्स में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ और पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन वाले नाइट्रोफिनॉल्स जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऑर्थो वाले का इतना नहीं है। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर, दोनों में अलग अलग तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। क्या रहेगा, अगर हम पैरा पोजीशन वाले की बात करें, पैरा पोजीशन में ऑर्थो के बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट साइड में नाइट्रो ग्रुप है, और एक का नाइट्रो वाले का O नेगेटिव, एल्कोहल के OH वाले जो बेंजीन के साथ H था उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये समझ में आ रहा है, हिल गया, ठीक है। चलो ध्यान दो बच्चा बस।
तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बस बच्चे ध्यान दो, कोई नहीं। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, एक जो मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल, एक हमारे पास नाइट्रोफिनॉल के ऑक्सीजन और दूसरे नाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है, ये क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रही है। डन है, कोई बात नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो बस। ये पता चल रहा है बच्चे, ये तो सिंपल फंडा है। लेकिन जब वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ये तो पैरा के केस में था। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हमारे पास क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि अब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंटर नहीं है। ये बात समझ में आ गई बच्चे सबको। अगर हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑक्सीजन का जो बेसिकली नाइट्रो ग्रुप का जो O नेगेटिव था, उसका फिनॉल वाले H के साथ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यही केस अगर नाइट्रो वाले के ऑर्थो पोजीशन की बात करें, अब ऑर्थो पोजीशन में क्या हो रही है, यहां पर नाइट्रो और एल्कोहल बहुत क्लोज हैं, दोनों क्लोज हैं, तो इनके बीच में विद इन द मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग हो गई है। समझ रहे हो, यहां पर हुआ क्या है, हमारे पास जो बेंजीन ग्रुप है इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है बच्चे, एक साइड में हमारे पास लगा हुआ है O और H, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, एल्कोहल ग्रुप के साथ यही रहेगा। यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है N, जिसके साथ क्या है, एक तरफ डबल बॉन्ड O है, एक तरफ O है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही रहेगा, है ना। तो इसके अंदर अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या रहेगी, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास, ये कौन सी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग हो गई है। ये बात समझ में आई है तुम्हें। तो अगर ऐसा हो गया तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बन के खत्म हो गई हैं चीजें। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जो अपना ऑर्थो पोजीशन वाला रहेगा, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट, जो ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट है, वो स्टीम बहुत इजीली मतलब कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट अगर जो उसका लो है तो बहुत कम टेम्परेचर पे जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पैरा पोजीशन वाला है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा, तो वो थोड़े हाईर टेम्परेचर पे जाके स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस यही होता है, जिसके अंदर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग लेवल पे स्टीम फॉर्मेशन होंगे, जिनको हम सेपरेट आउट करते रहेंगे। क्लियर है ये बात। Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to association of molecules by intermolecular hydrogen bonding. Clear है बच्चे ये। अब when the concentrated HNO3 phenol gives 2,4,6 trinitrophenol, which is commonly known as picric acid, the yield of the reaction product is poor. हमने क्या किया यहाँ पे, फिनॉल है, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो NO2 लगा, which is 2,4,6 trinitrophenol, which is known as picric acid. क्लियर बात है ये। 2,4,6 trinitrophenol is a strong acid due to the presence of 3 electron withdrawing NO2 group, which facilitates the release of hydrogen ion. ये पता है तुम्हें, ये सबको क्लियर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है फिनॉल की, पता है ना सबको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच रहा था, जितना ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ऑक्सीजन के ऊपर कम होगी उतना हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर हो जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा। जितना पोलैरिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है उतना H पॉजिटिव का रिलीज होना आसान होता जा रहा है, जितना आसानी से H पॉजिटिव रिलीज होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करके। तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक रिड्यूस कर देंगे, thereby making it easier to release a proton, that is H positive, and hence increasing its acidic strength. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए रहेगा इसमें। ये बात समझ में आ गई है बच्चे, यहां तक क्लियर है। आज का हमारा टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, जो हेलोजिनेशन था। हेलोजिनेशन क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, हेलोजन की एडिशन है ना। When phenol is treated with bromine, different reaction products are formed under different experimental conditions. When bromination is carried out in the solvent of low polarity such as CHCl3 or CS2,
At low temperature, monobromophenol are formed. In the presence of non-polar solvent, ionization of phenol is greatly suppressed and ring is activated slightly at 1,4 position. This result in the formation of mono-substituted products only. क्या बोला गया है, एक बार वापस से ध्यान से समझना. हम अगर शुरू में क्या कर रहे हैं बच्चा, हम ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं किस तरीके से, सॉल्वेंट में लो पोलैरिटी वाले, इनकी प्रेजेंस में लो पोलैरिटी CHCl3, when bromination is carried out in the solvent at low polarity such as CHCl3 और CH2 at low temperature, तो monobromophenol are formed. मोनोब्रोमोफिनॉल समझ में आ रहा है, एक ब्रोमीन लग गया है वहां पे. इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी मतलब ऑलमोस्ट नॉन पोलर, तो लो पोलैरिटी वाले के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, फिनॉल इज ग्रेटली सप्रेस्ड एंड रिंग इज एक्टिवेटेडली स्लाइटली एट 1,4 पोजीशन. 1 और 4 पोजीशन कौन सी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यही हुआ ना. तो हमारे पास ब्रोमीन है, कौन ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारे पास जब यहां पे आएगा Br2CS2 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और ब्रोमीन ऑफ जो पैरा पोजीशन पे लगेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. ये बात समझ में आई है पक्का. तो ब्रोमिनेशन के केस में हमारे पास याद क्या रखना है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट या बहुत लेस पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा तो मोनोब्रोमो बनेंगे, मोनोब्रोमोफिनॉल्स बनेंगे, मतलब एक ही ब्रोमीन ऐड होगा यहाँ पे. क्लियर है. मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है. यूजुअली हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड. ये पता चल गया था बच्चे, क्लियर है ना सबको. अब यहां पे क्या, यूजुअली हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड व्हिच पोलराइजेस द हैलोजन मॉलिक्यूल, बट इन केस ऑफ फिनॉल polarization of Br2 molecule take place even in the absence of Lewis acid because of highly activating effect of OH group. ये क्या बोला गया यहाँ पे, देखो इन जनरल सोच के देखो, बेंजीन रिएक्ट, बेसिकली ब्रोमीन को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं, ब्रोमीन रिएक्ट करे क्यों, ब्रोमीन कैसे रिएक्ट करेगा, हमें ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करना है. वहां पे हमें क्या करना है, अगर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, ल्यूइस एसिड का काम क्या है, ल्यूइस एसिड का काम है H पॉजिटिव को प्रोवाइड कर देना. ल्यूइस एसिड बेसिकली हमारे पास क्या, ल्यूइस एसिड व्हिच कैन डिसोसिएट टू गिव, ल्यूइस एसिड हमारा कौन सा होता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पता है ना ये वाला. 3 तरह के कंसेप्ट के हिसाब से ल्यूइस एसिड इज समथिंग व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमारे पास अगर लेट अस अज्यूम उसके पास कहीं हाइड्रोजन था, वो Br2 के बॉन्ड को ब्रेक करके एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक एक्स्ट्रा ब्रोमीन वहां पर अवेलेबल करा देगा जो कि आके फिनॉल पे अटैक करेगा. ये कब है हमारे पास, ये जब ल्यूइस एसिड जो पोलराइज करता है हेलोजन मॉलिक्यूल को. लेकिन ये किस केस में बच्चे, सिर्फ बेंजीन के केस में. अब अगर हमारे पास बेंजीन ना होकर वहां पर फिनॉल है, तो फिनॉल में और बेंजीन में क्या फर्क है, फिनॉल के अंदर OH लगा हुआ है जो रिंग को एक्टिवेट करता है, और रिंग को एक्टिवेट होने की वजह से ब्रोमीन को हमें रिएक्ट करवाने के लिए किसी तरीके के ल्यूइस एसिड की जरूरत नहीं है. बट इन केस ऑफ फिनॉल, पोलराइजेशन ऑफ Br2 molecule take place even in the absence of Lewis acid because of highly activating effect of OH group. क्लियर बात है, ये याद रहेगा कि अगर हमारे पास फिनॉल नहीं है, बेंजीन है, तो कोई ना कोई ल्यूइस एसिड चाहिए, और अगर वो नहीं है, मतलब हमारे पास अगर बेसिकली बेंजीन की जगह फिनॉल लगा हुआ है, तो फिनॉल के केस में हमें किसी ल्यूइस एसिड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट Br2 उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. अब है बच्चा कॉलबेज रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायनेम रिएक्शन में आएगा ये पेपर में तुम्हारे. कॉलबेज रिएक्शन में हमारे पास क्या है, फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये हम पूरा चैप्टर जब से चल रहा है तब से पढ़ रहे हैं कि जहां पर भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम मेटल को डायरेक्टली बेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है. तो यहां पे हमने क्या किया है, फिनॉक्साइड आयन इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग phenol with sodium hydroxide and is more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. Phenoxide ions are highly reactive towards electrophilic aromatic substitution. Hence it undergo electrophilic substitution with weak electrophile CO2. उसको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है. अगर हमारे पास कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, बेसिकली कॉलबेज, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस कह रहा हूं, कॉलबेज रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन.
सोडियम फिनॉक्साइड आयन होने के बाद वहां पर अगर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो भी आकर फिनॉल के साथ अटैच हो सकता है, बेसिकली सोडियम फिनॉक्साइड के साथ अटैच हो सकता है। क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चा, नीचे जाके बोल दो, बंद कर देंगे। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई है? क्लियर है? तो हमारे पास अब क्या है, फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और CO2 के साथ रिएक्ट किया। CO2 क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएंगे तो बीच में सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बना, सोडियम सैलिसाइलेट, OH यहां C डबल बॉन्ड हो Na। ठीक है, ये बना इंटरमीडिएट। फर्दर एसिडिफिकेशन कराई तो COOH और OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज अ मेन प्रोडक्ट विच इज सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है? ये रिएक्शन याद रखना बच्चे, कॉल बेस्ड रिएक्शन है। सीधा सीधा हमने क्या किया, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो सैलिसाइलिक एसिड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है। बीच में हमें एसिडिफिकेशन की एक स्टेप डालनी पड़ी है। क्लियर है ये? इसके बाद हमारे पास है रायमंड-टाइमन रिएक्शन, फिर एक और बाय नेम रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म in the presence of sodium hydroxide, a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is called Raymond-Tyman reaction. सीधी बात है बच्चे, क्या किया है, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो इंटरमीडिएट क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ CHCl2 लगा। फर्दर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो CHO हुआ, एसिडिफिकेशन करी तो वहां से Na हट के हमारे पास OH बना और सेली एल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म हो गया। क्लियर है ये? रायमंड-टाइमन में और कॉल-बेस में फर्क क्या है मेन रिएक्शन में, सैलिसाइलिक एसिड है बेसिकली जो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड है, ये बन रहा था कॉल-बेस के अंदर। कॉल-बेस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया था। इस वाले के अंदर हमारे पास रायमंड-टाइमन में हमने क्या किया, यहां पर CHCl3 के साथ रिएक्ट कराया। ये बात समझ में आ गई है? तो ये जो क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्ट कराएंगे बनेगा क्या हमारे पास, सेलीएल्डिहाइड, और वहां पे सेलिसाइलिक था हमारे पास। ये पता चल गया बच्चे डिफरेंस। दोनों रिएक्शंस हैं, टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए कंडीशंस के साथ में। अब है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। सीधा सीधा फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट करो, डायरेक्टली बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड सेपरेट आउट हो जाएगा। अब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या बचा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। बेंजीन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, Na2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये जो बना है इसको क्या कहते हैं बच्चा, बेंजोक्विनोन, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, दोनों तरफ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन कहते हैं, जिसको बेंजोक्विनोन कहते हैं। सिर्फ रिएक्शन है, याद रखना, इसके इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्लियर है? फिर हमारे पास है बच्चा यूजेस ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स जो हमारे पास हैं, दीज आर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इन सोप्स, in making of drugs, azodyes as a preservative for inks, in manufacturing of picric acid which is used as an explosive। डन है, पिक्रिक एसिड के बीच में हमने देखी थी प्रिपरेशन कैसे थी। अब कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल कौन कौन से हैं बच्चा, सबसे पहले मिथेनॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट एज इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। क्या ये हमारे पास जो मिथेनॉल है ये वुड स्पिरिट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 के प्रेजेंस में एट हाई प्रेशर दैट इज 200-300 atm एंड टेम्परेचर विच इज 575 to 675 केल्विन। याद रखना, ये अगर कंडीशंस नहीं होंगी तो मिथेनॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड है इस केस में। क्लियर है? तो हमारे पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। डन है। मिथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड with a boiling point of 373 Kelvin. It is highly poisonous in nature and may causes blindness or even death. Clear है ये? Uses, it is used as a solvent in paints, varnishes and formaldehyde formation as an antioxidant. अब आता है इथेनॉल, C2H5OH।
Ethanol is a volatile, flammable, colorless liquid having a chemical formula of C2H5OH. It is obtained by fermentation of sugar present in molasses, sugar cane of fruit and like grapes. ये सबको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है। बेसिकली जो अल्कोहल जिसको हम समझते हैं कि दारू, वो फर्मेंटेशन से बन रही है। अब कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास शुगर है वाटर के साथ डाला, इन्वर्टेस। इन्वर्टेस क्या होते हैं, ये हमारे एंजाइम्स हैं बेसिकली। इनकी प्रेजेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस तेज हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक करेंगे ये, है ना। इन्वर्टेस ने हमारा क्या किया यहाँ पे, बेसिकली पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास शुगर था इन्वर्टेस किया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक हुआ। अब जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है उसको जाइमेस के साथ रिएक्ट किया। जाइमेस भी क्या है बच्चा, ये एक टाइप का एंजाइम है। तो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गई। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनारोबिक कंडीशंस, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर है ये वाला बात, इसकी प्रिपरेशन समझ में आई है। हमने अगर सीधा सीधा मुद्दे पे पहुंचे तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को जाइमेस के साथ जिस टाइम पे हमने रिएक्ट कराया तो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है। और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हमें कहां से मिला था, शुगर केन से, ग्रेप से, या जो भी हमारे पास और ये चीजें हैं जिनके फर्मेंटेशन करा के हमारे पास इथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। फिर आता है हमारा टॉपिक बच्चा ईथर्स। अब ईथर्स में हमारे पास क्या है, देखो जरा, द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, दैट इज एलिफैटिक एरोमेटिक, बाय एल्कोक्सी OR और एराइलॉक्सी AOAR ग्रुप यील्ड ईथर। क्या कर रहे हैं, एल्केन है, OR की यहां पे क्या हुई, सब्सटीट्यूशन हुई, हाइड्रोजन हट जाएगा तो ROR बना, ईथर बन गया। एराइल के साथ OR जुड़ गया तो ईथर बना। ठीक है, मेन हमें पता है ईथर क्या होता है, ROR ऑक्सीजन का एक बॉन्ड एक अलग कार्बन से बन रहा हो और दूसरा बॉन्ड अलग कार्बन से बन रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, ये ईथर बन जाते हैं हमारे पास। क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स क्या हैं, सेम एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम, दोनों तरफ बराबर बराबर, इधर भी CH3 इधर भी CH3, डाइमिथाइल ईथर, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, डाइथाइल ईथर। समझ में आ रहा है। सिंपल ईथर्स में क्या है, ROR में दोनों तरफ RR सेम एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, डन है। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक तरफ मिथाइल लग जाए, एक तरफ इथाइल, एक तरफ प्रोपाइल लग जाए, एक तरफ ब्यूटाइल, C6H5OCH3, यहां मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया। डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन, यहां मिथाइल लगा है, यहां इथाइल लगा है, यहां मिथाइल लग गया। नाम से समझ में आ रहा है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे बच्चा इसका, एक बार ये देखो, अगर हमारे पास ईथर है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जिस साइड में छोटा ही कार्बन की चेन लगी है, जो ROR- में R जो छोटा है, जहां एल्काइल ग्रुप जो छोटा है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कोक्सी ग्रुप। तो यहां पर ये हमारा क्या बन गया, मिथॉक्सी, मिथ इथ प्रॉप, है ना। और ये क्या लगा हुआ है, सेकंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम गिनती शुरू करेंगे तो हमेशा उस कार्बन से गिनती शुरू होगी जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। क्लियर है। तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल था, तो पहला क्या लिखा, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल मिथित प्रोपेन। क्लियर है। ठीक है ना बच्चा, नॉमेनक्लेचर कर लोगे, बेसिक सा है। यहाँ पे भी जैसे अगर देखो इसमें इथॉक्सी कौन सा है, ये जो पार्ट है हमारा इथॉक्सी बन गया, और ये क्या है, बेंजीन। इस वाले केस के अंदर भी ये क्या है, इथॉक्सी, और ये मिथ इथ प्रॉप बन गया, है ना। यहां से अगर चेंज स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 2 इथॉक्सी ब्यूटेन बना। क्लियर है, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाया ना सीधा सा। पहले वाले केस में मैंने जो कहा था कि गिनती कहां से शुरू कर रही है, यहां से। वो रीजन क्या था, अगर यहां से शुरू करते तो ये हमारा फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं हो पाता डायरेक्टली, तो उस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है जहां पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड, ठीक है ना। और साथ में लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो किया हमने यहाँ पे। इस वाले केस के अंदर यहां से गिनती शुरू करी, सेकंड के ऊपर क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी ग्रुप, और सीधा ब्यूटेन हो गया। देन है, अब है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो स्ट्रक्चर में क्या है बच्चे, ROR का मतलब क्या हुआ, ये जो बीच में अपने पास ऑक्सीजन है उसके साथ इधर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर इनके बीच में 117.111 डिग्री का वो बॉन्ड एंगल है। लोन पेयर्स हैं जो रिपल्सिव फोर्स दे रहे होंगे। अगर इसके अंदर हम बात करें तो देखो नॉर्मल एल्कोहल के कंपैरेटिवली ये बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा है, उसमें शायद 109 के आसपास था, ये 111.7 क्यों है,
क्योंकि अल्काइल ग्रुप का क्या है, थोड़ा बल्की नेचर है, कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के तो बल्की नेचर है। तो वो अगर एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होता OH के हिसाब से, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा क्या रहता, उधर से लोन पेयर डोमिनेट करते रिपल्सिव फोर्स में और वो क्लोज रहते। यहाँ पे अल्काइल और अल्काइल दोनों तरफ अल्काइल है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर लगे हुए हैं जो कि मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स देते हैं। ये दो बॉन्ड पेयर्स हैं जिनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कम होती है, लेकिन वो कब कम हो गया, अगर सिंपल हाइड्रोजन होते। यहाँ कार्बन के साथ CH3 लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा बल्की हो गया नेचर हाइड्रोजन के कंपैरेटिव, तो इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स आएगी जो इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा खोल देगी। क्लियर बात है? फिर आता है हमारे पास बचा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा।